नमस्कार दोस्तों। आज दोबारा मैंने पार्थ जो एमबीए के छात्र हैं गुड़गांव के अंदर एक मिलेनियम सिटी के अंदर, उनको दोबारा अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है एक कोविड से रिलेटेड इंटरव्यू करने के लिए। गुड़गांव एक्चुअली एनसीआर का एक पार्ट है, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। आईटी हब माना जाता है। फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से 200 के ऑफिस यहाँ पर है और एक ऐसा सिटी है ये एनसीआर की, बल्कि हरियाणा की, जिसमें करीब 75 से 80% तक का रेवेन्यू जो है गुड़गांव से ही स्टेट को मिलता है। तो इस बारे में यहाँ पर साइबर हब होने की वजह से यूथ्स का भी काफ़ी आना जाना है, काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है। एमबीए लोग कर रहे हैं, बहुत सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसी में से एक छात्र को बुलाया है। तो हमने कहा छात्रों के बीच में क्या चल रहा है कोविड को लेकर, इस बारे में पूछने के लिए हमने इनको अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। पार्थ का पिछला इंटरव्यू भी मैंने आपको सर्कुलेट किया, शायद आपको मिला होगा, इस बारे में भी पूछते। अच्छा पार्थ, ये पहला प्रश्न हमारा यही है कि ग्लोबल लेवल पे भी पेंडेमिक जो कोविड की समस्या काफ़ी ज़्यादा है और विदेशों में भी इसकी समस्या काफ़ी है। उनका अलग रोकने का तरीका था और अपने हमने अलग अलग उपाय किए, पता नहीं किस हद तक सही रहे या नहीं रहे। आपकी राय में जो हमने विदेशों की बनस्पत अपने कंट्री के अंदर जो उपाय किए, किस हद तक आपको लगता है कारगर रहे हैं? तेजी से। देखिए, कारगर तो मैं नहीं कहूँगा, बिल्कुल कह सकते हैं बिल्कुल एक करा ही नहीं गया इस पे काम। सिर्फ लॉकडाउन 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 को मतलब ही नहीं पता कि शायद लॉकडाउन होता क्या है। अब इस पे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं वियतनाम का। वियतनाम एक ऐसा देश है जिसने लॉकडाउन काफ़ी पहले कर लिया था, कुछ टाइम के लिए किया, छोटे पीरियड के लिए। उनके यहाँ केसेस भी काफ़ी कम है और उनके यहाँ तो ये तक है कि जो उनके बॉर्डर से उनसे चीन के लोग भी, थाईलैंड के लोग भी आ रहे हैं। मैंने यहाँ तक एक जगह पढ़ा है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे क्या है हमारे देश में। एक तो प्रॉब्लम क्या है, जो विलेज लेवल है, पंचायत लेवल है, इस पे कोई कम्युनिकेशन नहीं है। राज्य और जो सेंटर के बीच में कोई समन्वय बनता नहीं दिखता कभी भी, किसी भी मामले में। रेवेन्यू है नहीं स्टेट के पास, सेंटर को रिलीज नहीं करता। अब देखिए, अब लॉकडाउन आप कर रहे, केसेस तो डेली आपके 8,500 से ज़्यादा ही आ जाते हैं। पर उसमें क्या होता है कि 8,500 से ज़्यादा आना, तो अब टेस्टिंग आप कर रहे हैं तो वो तो एक सिंपल बात है, वो आएगी ही आएगी। फिर उसमें क्या होता है, जब आप टेस्ट करते हैं, अब आप देखिए टेस्ट आप कर रहे 8,500 से ज़्यादा, तो फिर आप इसका मतलब आप लॉकडाउन आपका फेल रहा। अब आपको इसका केरल का एग्जांपल छोटा सा देते हैं। केरल में क्या हुआ, केरल में पहली बात तो पहला केस 30 जनवरी के शायद आसपास वहाँ पे रिपोर्ट हुआ था। उसके बाद से उन्होंने बहुत अच्छा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू करी। फ्लाइट्स में जो लोग आ रहे थे उनकी चेकिंग करी, तो उनके यहाँ केसेस काफ़ी कम रहे। अब कहेंगे आप लोग कि केसेस बढ़े, तो केसेस इसलिए बढ़े जो वंदे भारत मिशन था उसके तहत जो लोग बाहर से विदेशों से आए तो केरल गए। केरल के काफ़ी लोग होते हैं अपने तौर पे जो दुबई या मिडिल ईस्ट जाते हैं, तो वो वापस आए, उनकी ट्रेसिंग हुई, तो उससे वो उनके केसेस पता चले, फिर वो केसेस बढ़ते चले गए। तो ये पर वहाँ पे क्या है, कम से कम केरल में, कि कम से कम जो विलेज लेवल है, ग्राम पंचायत लेवल है, जो अधिकारी लोग हैं वो सरकार को जवाबदेही देते हैं और सरकार फिर जनता की जवाबदेही, जनता सरकार से वहाँ पे सवाल पूछ सकती है। वहाँ पे किसी भी तरह का, वहाँ पे आप न्यूज़ चैनल उठा के देख लीजिए, इंडिया पाकिस्तान नहीं होता, हिंदू मुस्लिम नहीं करते। हमारे नॉर्थ साइड में आप देखिए, नॉर्थ वेस्ट में इधर यही सब चीज़ें होती हैं, चाहे बरसत कोई भी सरकार रही हो, वहाँ पे इस तरह से चीज़ें नहीं होती। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो कहते एक समन्वय था वो नहीं स्थापित हो पाया। लॉकडाउन का कोई जब औचित्य आपके पास, अब देखिए आपने 21 जो आपके 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक आपने 21 दिन का लॉकडाउन किया। अगर आपको लगा आपको कुछ नहीं मिल पाया तो शायद आपको रोक देना चाहिए, तो दूसरी कोई अप्रोच करनी थी। पर आपने क्या किया, पहली दो चीज़ें, हेल्थ एक्सपर्ट्स अपने तौर पर चुने, एपिडेमियोलॉजिस्ट को नहीं चुना जो आपको चुनना चाहिए था। जो आपको आपकी जो विचारधारा से मेल खा रहे थे, आपने उन्हीं को चुना। वैसे पार्थ, जो हेल्थ जो है इंडिया के अंदर ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब जो हेल्थ की जिम्मेदारी, जवाबदेही जो सेंटर की है एज वेल एज स्टेट की भी है। तो स्टेट और सेंटर को मिलकर ही काम करना था, लेकिन ये दोनों आपके कहने के हिसाब से वो लोग दोनों मिलकर काम नहीं कर पा रहे थे। अब जो आपने एग्जाम्पल दिया अभी केरला का, केरला पॉपुलेशन वाइज और एरिया वाइज बहुत छोटा सा एक राज्य है। क्या उसकी तुलना हम उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे बड़े राज्यों से कर सकते हैं कि उन्होंने जो स्ट्रेटजी अपनाई वही स्ट्रेटजी ये बड़े राज्य भी अपना लें?
देखिए स्ट्रैटेजी तो ठीक बात है कि वहाँ की पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रैटेजी अपनाई नहीं जा सकती। स्ट्रैटेजी क्यों नहीं अपनाई जाती? आप उनके एक्सपर्ट्स को बुलाइए, उनसे पूछिए आपने कैसे किया। वो अलग बात है कि केरल की पॉपुलेशन 3.5 करोड़ के आसपास है, पर अब यूपी में हो सकता है, आप बुलाइए उनको, पूछिए आपने कैसे किया, कैसे आपने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करी, कैसे आपने लोगों को क्वारंटाइन में किया, क्यों नहीं पूछा जाता? ऐसे ये आपकी वो बात हो गई कि हमारे पास आप जगह आपके पास बड़ी है यूपी बिहार में, पर चीजें आप ठीक कर सकते हैं, पर हमारे यहाँ ठीक क्यों नहीं करी जाती? क्योंकि जब सरकार किसी की भी बन जाए, किसी की भी सरकार, वो सिर्फ चीजों को अपने हिसाब से बदलना चाहती है, अधिकारियों को बदल देती है। हमारे यहाँ जो केरल में होता है, अधिकारियों को बदला नहीं जाता। जो अधिकारी अच्छा काम करते हैं उनको प्रमोशन तक मिलता है, एडिशनली उनको और ज्यादा सरकार मोरल उनका बूस्ट करती है, चाहे बनस्पत किसी भी वहाँ सरकार रही है केरल में। पर और इस राज्य में क्या होता है, यूपी बिहार मध्य प्रदेश में तो जैसी सरकार आई उसी तरह से आईएएस ऑफिसर्स को चेंज किया जाता है, आईपीएस जो भी वहाँ पे हेल्थ सेक्रेटरीज को भी बदल दिया था अपने तौर पर। वहाँ पर शायद इस तरह से नहीं होता, तो शायद इस तरह, क्योंकि वहाँ पे यूपी में क्या होता है, वो विचारधारा को लेके अपनी तौर तरीके बदलते हैं। केरल में विचारधारा को नहीं, केरल में जो एजुकेशन हेल्थ सेक्टर पे ध्यान दिया जा चुका उस पर ही ध्यान दिया जाता है। सिर्फ पहली प्राथमिकता ये होती है, दूसरे अपने अपने जो तौर तरीके उनके होते वो होते हैं। चलिए पार्थ, क्योंकि आपका बैकग्राउंड जो है बिजनेस मैनेजमेंट से है, एमबीए आप कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी कुछ प्रश्न पूछे जाएं। कोविड से रिलेटेड जो है, ये कोविड का प्रॉब्लम का भारतीय इंडियन इकोनॉमी में क्या असर पड़ रहा है? क्योंकि शेयर मार्केट देख रहे हैं, उथल पुथल मच जाती है, कई बार एकदम डाउन हो जाता है, कई बार एकदम से अप हो जाता है, समझ में नहीं आता कॉमन जनता को। इस बारे में आपका क्या कहना है, बीइंग मैनेजमेंट स्टूडेंट? देखिए 1.5-2 साल से आप शेयर मार्केट को देखते हुए इकोनॉमी को मेजर नहीं कर सकते। वैसे भी हमारे देश को कई दशकों से ये कहा जा रहा है इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के द्वारा या कई सारी कंपनीज का, कि हमारे यहाँ जो जीडीपी मापने का दंड है, जो जो नियम है, वो बहुत ही अलग है। हमारे यहाँ बहुत अलग तरीके से अपने आप से मैनिपुलेट करके चीज़ों को दिखाया जाता है। सिचुएशन कुछ होती दिखाई कुछ जाती है, फिर वो अलग अलग तरह से छपी जाती है, उसको दिखाया जाता है। अब हमारे यहाँ जो ये वाली सरकार है जो अभी प्रेजेंटली है, वो तो ये वो चीज़ों को हर चीज़ में इवेंट मैनेजमेंट ढूंढती है। आप जीएसटी कर लीजिए, इवेंट मैनेजमेंट, नोटबंदी इवेंट मैनेजमेंट, लॉकडाउन को इवेंट मैनेजमेंट की तरह देखती है चीज़ों। अब आपको देखना होगा कि जो इकोनॉमी है, आप कल का ही सर्वे उठा लीजिए, उसमें क्या हुआ। हमारे देश की एक सर्वे लिया गया, 46,000 ऐसे एमएसएमई से ज़्यादा का सर्वे लिया गया, उसमें से 35% ने ये कह दिया हम बंद कर देंगे ऑपरेशन। क्योंकि आप क्या करते हैं, आप जो पॉलिसीज बनाते हो वो एसी कमरे के अंदर बनाते, फिर वो बाहर वो किस तरह से इंप्लीमेंट होती है शायद सरकार को खुद भी नहीं पता होता। तो ये चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं कि पहली चीज़ तो ये करनी चाहिए, जो हमारे यहाँ गरीब मजदूर है, पहले तो इनको खाना प्रोवाइड करने का। ऑल टाइम हाई पड़ा हुआ है हमारे पास अनाज, उसको दिया नहीं जा रहा गरीबों को। हमारे ये तो ऐसा अनाज है कि हम 1 साल तक भी खिला सकते गरीबों को अपने तौर पे। एमएसएमईज को पैसा नहीं दिया जा रहा, फिर एमएसएमईज चलेंगी कहाँ से? वैसे ही नोटबंदी के बाद जो उनके हालात है वो दिखाए नहीं जा रहे, बट लोगों को समझ आ रहे हैं, लोग अब कह भी रहे हैं कि एमएसएमईज हमारे बंद हो रहे हैं। अब आपको चीज़ों को अब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत है हमें। आप अपने कैपिटलिज्म बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, अब आपको थोड़ा सोशलिज्म और कैपिटलिज्म मिक्स करके चलना पड़ेगा। अब सरकारी का, अब ये एक बात बताना चाहूँगा, सरकारी कंपनीज तो ये बेच रहे हैं। आप एयर इंडिया के एग्जांपल लें, उपक्रम जितने हैं उपक्रम को दे रहे हैं, पर उनको कोई खरीदने वाला नहीं प्राइवेट सेक्टर में। तो आपने प्राइवेट सेक्टर की तो हालत इतनी बुरी कर दी कि वो कैसे उस चीज़ को खरीदे। हमारे यहाँ, अब ये बताइए, हमारे यहाँ टॉप 1% के बाद 75 रुपये है। अब 25 रुपये के लिए बाकी जनता जब उसके लिए जद्दोजहद कर रही हो, तो फिर कैसे चीज़ों का आप अपने तौर पे बदल सकते हैं? चलिए पार्थ, आप जो है एमबीए के स्टूडेंट हैं, तो एमबीए में एक स्वॉट एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है। आप कोविड को लेकर और स्वॉट एनालिसिस को लेकर कुछ कहना चाहेंगे कि स्वॉट एनालिसिस किस हद तक और कैसे महत्वपूर्ण है कोविड-19 की ट्रीटमेंट के लिए या ट्रांसमिशन चेन को रोकने के लिए? स्वॉट के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए स्वॉट जो स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स, तो स्ट्रेंथ में तो हमारे पास ये थे कि जो हमारे मजदूर लोग हैं वो काफ़ी मेहनत करते हैं, और गरीब लोग भी मेहनत करते हैं, जद्दोजहद करते हैं रोटी कमाने के लिए, रोटी खाने के लिए। तो वो एक स्ट्रेंथ था कि उनको डिसीज से पहले ही वो इतने ज़्यादा इन्फेक्टेड रहते हैं अपने तौर पर, तो वो उससे चीज़ों से इम्यून ही हो गए हैं। अब बात करते थोड़ा सा वीकनेस पे। वीकनेस हमारी क्या रही
टेस्टिंग नहीं हो पाई, पीपीई किट्स नहीं थी, तो डॉक्टर उस तरह से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारे पास है नहीं। अब जो रिक्वायर्ड हेल्थ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ही है। अब जो आपका कहना है इतने बड़े देश के हिसाब से हाँ। नहीं है हमारे पास। हाँ। अब अपॉर्चुनिटीज की अगर बात करें तो अपॉर्चुनिटीज ये है कि वैक्सीन और जो भी अपने जो दवाइयां हैं अपने तौर पे हमें बनानी चाहिए जैसे और देश कर रहे हैं, और एडिशनली अगर हमें टेक्नोलॉजी की तरफ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। पर मैं टेक्नोलॉजी को इस तरह से नहीं लूंगा कि आप सिर्फ 35% पॉपुलेशन को ध्यान दें, 65% को एक तरीके से बस छोड़ दें। आपको सबको लेके ओवरऑल चलना पड़ेगा। और थ्रेट के बारे में तो ये है कि इकोनॉमिक थ्रेट तो आपको पता है, जिस तरह से अब तो लॉकडाउन जब खुलेगा प्रॉपरली, अनलॉक 1.0 कह रही सरकार, उस तरह से लॉकडाउन खुलेगा धीरे धीरे, तब और चीज़ें और निकल के सामने और उससे भयावह चीज़ें होंगी। ये नहीं कि आप सोचे बहुत एक चीज़ें होंगी, क्योंकि एक रिपोर्ट के हिसाब से हमारी इकोनॉमी को संवरने में 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर उसमें शायद संवर सकती है, रिपोर्ट के हिसाब से। तो अब ये बताइए, जब चीज़ें, अब आप ये देखिए 40, एक रिपोर्ट और भी है उसमें कह रहे हैं 40% जो हमारी पॉपुलेशन है पूरे इंडिया की, उसकी आय में काफ़ी भारी गिरावट आई है, आय में भी, और जो खर्च करने की क्षमता, खर्च क्यों नहीं होगा, क्योंकि आय जो आ रही थी, सर्कुलेशन भी थी, वो आनी बंद हो गई है। नोटबंदी से काफ़ी फर्क आया, फिर जीएसटी से आया, जीएसटी कलेक्शन भी अपने तौर पे गिर रहा है, और ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि लॉकडाउन में ही गिर रहा है, उससे पहले भी अपने तौर पे वो गिर रहा था। तो क्या सरकार को ये सब चीज़ें नज़र नहीं आई अपने तौर पे, या नज़र आके उसको अनदेखा करना, ये सरकार की मुझे लगता है मंशा ही शुरू से रही है। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने इस पे बेबाकी से अपनी राय दी, और मेरा भी मानना है कि सरकार ने इसमें यथोचित कदम उठाने में काफ़ी देर की है, और इसीलिए शायद कोविड-19 की प्रॉब्लम को मैनेज कर पाना मुश्किल हुआ, जबकि हमारे पास रिजर्वायर था इंफ्रास्ट्रक्चर का, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का, बहुत सारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स थे, बहुत सारा बल्क में स्टाफ था, रिजर्वायर था, मतलब स्टाफ का। वी हैव वेरी गुड क्लिनिशियन, पैरामेडिक्स एंड नर्सेस, एंड जो एनजीओ के, इंटरनेशनल एनजीओज, जो नेशनल लेवल पे एनजीओज, सीएसआर का भी सपोर्ट था, बड़ी बड़ी कंपनीज़ का, और एक वहाँ पर बहुत बड़ा एक वर्कफोर्स था आशा बहनों का, जो एनआरएचएम 2005 के बाद से ये स्कीम आई थी, कम्युनिटी हेल्थ, जो वॉलंटियर्स हैं आशा के नाम पे, जो विलेज स्पेसिफिक आशास थे, इन्होंने भी कोविड में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, और इनकी वजह से भी हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग काफ़ी आसान हो पाई है, और हम लोगों ने ट्रांसमिशन चेन रोकने की दिशा में काफ़ी काम किया है। तो हो सकता है इसके परिणाम काफ़ी सार्थक निकलें, और हम अन्य देशों के मुकाबले अपनी जो कोविड-19 की ट्रांसमिशन की गति को रोकने में काफ़ी हद तक सफल हो पाएँ। धन्यवाद पार्थ, धन्यवाद दोबारा पार्थ, धन्यवाद।